अब सर अगर हम प्री शिपमेंट फाइनेंस की बात करें तो ये क्या होता है, थोड़ा आई मीन शॉर्ट वर्ड्स में प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन हाँ करिए। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए किसी के पास, किसी एक्सपोर्टर के पास $1 लाख का कोई ऑर्डर आया। ये ऑर्डर एलसी बैक भी हो सकता है या विदाउट एलसी भी हो सकता है, ठीक है। अब उसको उस ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, उसको वेजेज और लेबर पे करने होंगे, उसको पैकिंग मटेरियल की ज़रूरत होगी, शिपमेंट के लिए उसको लॉजिस्टिक का पेमेंट भी करना होगा। तो इस तरह के सारे खर्चों को कवर करने के लिए बैंक्स उनको प्री शिपमेंट क्रेडिट देते हैं। जनरली आप समझ लीजिए अगर $1 लाख का ऑर्डर है तो 70% 80% डिपेंड ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है। ये तो हो गई प्री शिपमेंट इसको बोलते हैं। और इसका जो मैक्सिमम जनरली पीरियड होता है 180 दिन होता है। ओके। ये डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का है, जो पीओ आया है कि भाई उसमें कितने टाइम में सप्लाई करनी है, कितने दिन में उसका शिपमेंट क्लॉज है, उस पर डिपेंड करता है। ओके। अब सर इसमें एक टर्म बहुत ज़्यादा सुनने में आता है जिसको हम बोलते हैं पैकिंग क्रेडिट। हाँ जी। ये क्या होता है और क्या हर एक्सपोर्टर इसको ले सकता है या नहीं ले सकता? हाँ, हर एक्सपोर्टर ले सकता है। मैंने बताया ना, पैकिंग ग्रेड और प्री शिपमेंट एक ही है। ओके। उसको कई बार उसको प्री शिपमेंट बोल दिया जाता है, कई बार उसको पैकिंग ग्रेड लिमिट बोल दी जाती ओके, है। दीज आर सेम मतलब। वो थर्ड से। ओके। अब सर हमने ये बात करी प्री शिपमेंट के बारे में, अब हम बात करते हैं पोस्ट शिपमेंट के बारे में। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बताइए एक ओवरव्यू कि पोस्ट शिपमेंट क्या होता है। हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए एक्सपोर्टर ने माल शिप कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद उसकी टर्म एंड कंडीशन ऐसे हैं कि शिपमेंट के बाद भाई 30 दिन बाद पेमेंट मिलेगा, 60 दिन बाद पेमेंट मिलेगा, 90 दिन बाद पेमेंट मिलेगा या 120 दिन बाद पेमेंट मिलेगा। तो एक्सपोर्टर क्या है, इतना पीरियड वेट नहीं कर सकता क्योंकि उसको और एग्जीक्यूट करने ऑर्डर्स। मान लीजिए $1 लाख का मान लीजिए उसकी ऑर्डर था, उसने मान लीजिए उसके अगेंस्ट $70,000 पहले ही ले लिए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, फिर भी उसके पास $30,000 का पेमेंट अभी बच गया जो उस इनवॉइस के अगेंस्ट उसको मिलेगा इन फ्यूचर। मतलब 60 दिन में भी आ सकता है, 90 दिन में भी आ सकता है और 120 दिन में भी आता है। तो इस केस में क्या होता है कि वो बैंक को अप्रोच कर सकता है, वो अपने बिल को डिस्काउंट करा सकता है कि भाई पेमेंट सर आएगा तब आप इसको एडजस्ट कर लीजिए और हमें पोस्ट शिपमेंट में $30,000 बच गए हैं उसके अगेंस्ट हमें पेमेंट दे दीजिए। तो इसको बोलते हैं पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। ओके। अब सर अगर हम पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस की बात करें तो क्या सारी पेमेंट टर्म्स पे एप्लीकेबल है या फिर नहीं? देखिए, ये ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन डिपेंड करता है कि भाई उसके पोस्ट शिपमेंट के पेमेंट टर्म्स क्या हैं। मान लीजिए एट साइट है, ठीक है, या कोई यूजेंस टाइम पीरियड लिया हुआ है 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। तो इन सब पे डिपेंड करता है कि पोस्ट शिपमेंट उसको पैसा जो मिलेगा एक्सपोर्टर को वो कितने दिन के लिए मिल सकता है। सर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है कि ये जो पेमेंट्स हैं स्ट्रेट में, ये INR और USD दोनों में हो सकते हैं जैसे कि आपने बताया। अब यूजुअली क्या सुनने में आता है कि जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो केवल डॉलर्स में होता है। तो ये जो INR और USD दोनों में हो रहा है, ये कैसे मतलब पॉसिबल हो रहा है? हाँ देखिए, क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर है उसके बाद दोनों चॉइस होती हैं कि वो प्री शिपमेंट या पोस्ट शिपमेंट INR में लेना चाहता है या फॉरेन करेंसी में लेना चाहता है, ठीक है। आज से 2-4 साल पहले की बात करें तो उस समय तो जो एक्सपोर्टर्स के लिए USD डॉलर में ही लेना मतलब बेनिफिट होता था। लेकिन हाँ, अब जो है केस टू केस डिपेंड करता है कि स्केल ऑफ बिजनेस उसका कितना है एक्सपोर्टर का। अब मैं दोनों का इंटरेस्ट कंपैरिजन बता देता हूँ आपको कि अगर मान लीजिए फॉरेन करेंसी में वो प्री शिपमेंट या पोस्ट शिपमेंट लेता है तो आज की डेट में जो रेट है 3.65 पर एनम है इन फॉरेन करेंसी, मिनिमम है ये। और इसके ऊपर जो बैंक्स लेता है वो 1% तक मार्जिन और लेता है। तो इफेक्टिवली डॉलर का जो रेट आज की डेट में हुआ मिनिमम, वो हुआ 4.65% पर एनम, राइट। अब अगर वो INR में लेता है तो INR में गवर्नमेंट क्या है कि एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए 2.75% की इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन
सब्सिडी आप कह सकते हो देती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एक्सपोर्टर को मान लीजिए 9% पे पैकिंग ग्रेड लिमिट मिली हुई है या पोस्ट शिपमेंट मिला हुआ है, तो आप उसमें 2.75 माइनस कर दीजिए। इसका मतलब हुआ 9% में से गया तो 6.25% हुआ। तो लेकिन हाँ, इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि मैक्सिमम जो बेनिफिट इंटरेस्ट का मिल सकता है वो 50 लाख का मिलेगा। तो इस केस में क्या हुआ कि जो एक्सपोर्टर है वो अपना वॉल्यूम देखे कि उसको कहाँ फायदा है, उसको फॉरेन करेंसी में इफेक्टिवली ज़्यादा फायदा है या आईएनआर में लोन लेने में फायदा है, वो देखेगा और उसी के हिसाब से बैंक से रिक्वेस्ट करेगा कि हमें आईएनआर में पैसा चाहिए या फॉरेन करेंसी में चाहिए। क्योंकि इसमें लिमिटेशन है 50 लाख बेनिफिट। अगर मान लो किसी की लिमिट बहुत ज़्यादा है तो 50 लाख का जो बेनिफिट है वो तो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा ना। तो उसकी इसलिए जो एक्सपोर्टर को डिसाइड करना है कि वो आईएनआर में पैसा लेना चाहता है और या फॉरेन करेंसी में। हाँ, फॉरेन करेंसी में लेने में एक्सपोर्टर को एक और बड़ा फायदा है कि मान लीजिए $1 लाख का मान लो एक्सपोर्ट होना है, राइट, और उसने जो पैकिंग रेट लिमिट ली या जो फॉरेन ये पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट लिमिट ली और वो डॉलर में ही ले ली, तो उससे क्या होगा कि डॉलर का लोन डॉलर से ही एडजस्ट हो जाएगा जब उसकी सेल प्रोसीड्स आएंगी जो है। तो उसका फायदा क्या होगा, ये नेचुरल हेजिंग हो गई। आप समझिए जैसे आज देख रहे हैं अपन डॉलर और आईएनआर में कितना डिफरेंस हो रहा है। हमारा जो आईएनआर है वो डाउन होता जा रहा है और डॉलर की प्राइस बढ़ती जा रही है। तो जो आज के सिनेरियो में देखा जाए तो एक्सपोर्टर को फॉरेन करेंसी में लोन लेने में बेनिफिट है, क्योंकि इससे एक तो नेचुरल हेजिंग हो रही है, राइट, क्योंकि उसकी वैल्यू, अगर डॉलर की वैल्यू धीमे धीमे ग्रेजुअली बढ़ रही है तो उसको एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा, एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा और वो नेचुरल हेजिंग है। मतलब जो है, अगर मान लो उसने पैसा आईएनआर में लिया होता तो उसको उसमें दिक्कत आ सकती है, उसमें नेचुरल हेजिंग उसमें कवर नहीं होती है। ओके, तो सर यही था हमारे जितने भी आज के क्वेश्चंस थे, हमने सारे डाउट्स क्लियर करिए। थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग ऑल आवर डाउट्स, फॉर आंसरिंग ऑल आवर क्वेश्चंस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू दिशा, थैंक यू। अगर आप बिजनेस लोन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक फाइनेंस, एमएसएमई फंडिंग और ऐसे ही इंपॉर्टेंट फाइनेंस टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो फाइनेंस सेवा और फाइनेंस सेवा क्लिप्स के यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो से जुड़ी पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और स्क्रीन पर भी आपको इसकी जानकारी दिखाई दे चुकी है। FinanceSaver.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मल्टीपल लोन सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ये लोग 80 से भी ज़्यादा लोन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और 150 से ज़्यादा बैंक्स, एनबीएफसीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते हैं। यानी अगर आपको अपने बिजनेस, प्रोजेक्ट या वर्किंग कैपिटल के लिए सही फंडिंग ऑप्शन चाहिए तो FinanceSaver.com आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। सिर्फ लोन नहीं, फाइनेंस सेवा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में भी हेल्प करता है। खास बात यह है कि इन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए अपना खुद का सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया हुआ है। इसका फायदा ये है कि अगर कोई कंसल्टेंट, सीए, लोन एडवाइजर या बिजनेस ओनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहता है तो वो इसे ज़्यादा फास्ट, प्रोफेशनल और इफेक्टिव तरीके से तैयार कर सकता है। इसके अलावा फाइनेंस सेवा ऑनलाइन फाइनेंस रिलेटेड कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। इन कोर्सेज का फायदा खास तौर पर एमएसएमई ओनर्स, कंसल्टेंट्स और उन लोगों को मिलता है जो अपने बिजनेस फाइनेंस की नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कि बिजनेस फाइनेंस कैसे मैनेज करें, बैंक फंडिंग कैसे लें, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करें और फाइनेंस नॉलेज को प्रैक्टिकली बिजनेस में कैसे इम्प्लीमेंट करें, तो फाइनेंस सेवा आपके लिए बहुत यूजफुल प्लेटफॉर्म हो सकता है। अगर आप फाइनेंस सेवा और फाइनेंस सेवा क्लिप्स के चैनल से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं या कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट FinanceSaver.com पर भी विजिट कर सकते हैं या फिर कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके सीधे उनकी टीम से बात कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फाइनेंस, लोन्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और बिजनेस फंडिंग की सही और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती रहे तो फाइनेंस सेवा और उनके चैनल फाइनेंस सेवा क्लिप्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप ये फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू।